6 अगस्त 1945। ये वो दिन था जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा पे, और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। एलाइड पावर्स जिसमें थे अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, इस बॉम्ब की वजह से जीतने वाले थे एक्सेस पावर्स से जर्मनी, इटली और जापान। और सुभाष चंद्र बोस के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। जैसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अपनी आजाद हिंद फौज बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से मदद मांगी थी। वो अडोल्फ हिटलर से भी मिले, पर उनको बताया गया कि जापान उनकी मदद ज्यादा कर पाएगा क्योंकि जापान ज्यादा नजदीक है इंडिया से, जिसकी वजह से नेताजी ने जापान की मदद मांगी अपनी आर्मी फंड करने के लिए ताकि वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके। Coming months and years will prove to be a momentous period in our history. क्योंकि नेताजी मानते थे हथियार यूज करने से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ जीत पाएंगे, और क्योंकि अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी थे, नेताजी मानते थे कि उनके लिए जरूरी है तब अटैक करना जब लोहा गर्म है। और उन्होंने कई कदम भी उठाए। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश आर्मी से मणिपुर में मोइरांग कैप्चर कर लिया और इंडिया का ट्राई कलर लहराया पहली बार। पर क्योंकि अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद जापान की हार होने वाली थी, इस वजह से जो नेताजी को फंडिंग मिल रही थी जापान से अपनी फौज के लिए, वो भी बंद होने वाली थी। तो अब सवाल था कि नेताजी क्या करेंगे? क्या वो सरेंडर कर देंगे अंग्रेजों के सामने जिस तरीके से जापानीज ने किया, या फिर वो खुद की लड़ाई लड़ते रहेंगे? आपको क्या लगता है? 16 अगस्त 1945 की रात को नेताजी ने अपने सभी ऑफिसर्स को अपने घर पर बुलाया और अपने प्लान्स डिस्कस करे। वो मानते थे कि जापान ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भी सरेंडर कर देगा अंग्रेजों के सामने। I'm not fighting a defensive war. I'm fighting for India's freedom. उनने निर्णय लिया कि सबसे पहले उनको ये इंश्योर करना है कि वो पकड़े ना जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने सबसे क्लोजेस्ट साथियों को चुना और डिसाइड किया कि वो एक सेफ जगह चले जाएंगे। उन्होंने किसी को भी बताया नहीं कि वो जा कहाँ रहे हैं, पर उनके साथियों ने माना कि वो मंचूरिया जा रहे हैं, जिन पर अभी भी जापान का कंट्रोल था, पर सोवियत आर्मी उस तरफ जरूर तेजी से बढ़ रही थी। वो लोग मानते थे कि मंचूरिया पहुंचने के बाद नेताजी सोवियत यूनियन में असाइलम ले लेंगे और उधर से अपनी लड़ाई स्टार्ट करेंगे। 17 अगस्त की मॉर्निंग को नेताजी के ऑफिसर्स बैंकॉक एयरपोर्ट में असेंबल करे साइगोन जाने के लिए, जहाँ से वो मंचूरिया की तरफ जाएंगे। नेताजी का स्केड्यूल था कि वो बैंकॉक से साइगोन जाएंगे, साइगोन से तुरान जो वियतनाम में है और जिसको अब हम डनांग बोलते हैं, फिर ताइपे जाएंगे, फिर मंचूरिया और फाइनली टोक्यो। सभी लोग इन इवेंट से अग्री करते हैं। डिसएग्रीमेंट स्टार्ट होता है इस समय से, जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी की मौत हुई एक प्लेन क्रैश में जो ताइवान में था, दूसरे लोग कहते हैं कि नेताजी को पकड़ा गया सोवियत यूनियन में और उनको टॉर्चर किया गया, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नेताजी एक्चुअली अगले 40 साल तक जीवित थे। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई थी? जबकि वो बाबा बन गए उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम था गुमनामी बाबा। तब मुझे मालूम चला कि ये सुभाष ये गुमनामी बाबा वाली कहानी है। शोलापुर के एक सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय ने ये भी कहा कि उनको डायरेक्ट मैसेजेस आते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। गुमनाम बाबा का रहस्य क्या वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत? बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया, और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे में। तो सच क्या है, क्या हुआ नेताजी के साथ, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। 17 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस साइगोन से निकले और 23 अगस्त को जापान ने एक स्टेटमेंट जारी करी जहां उन्होंने नेताजी की डेथ के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में मरे जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को। जापान ने बताया कि ताइपे से निकलने के बाद जैसे ही वो टोक्यो जा रहे थे, अपने साथी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ उनका प्लेन क्रैश हो गया। पर उनके दूसरे साथियों का क्या, जो नेताजी के साथ साइगोन में थे, वो क्यों उस प्लेन में शामिल नहीं थे? उस जापानीज रिपोर्ट ने बताया कि नेताजी ने अपने साथियों को साइगोन में ही रखा क्योंकि वो एक ऐसे बॉम्बर प्लेन में जा रहे थे टोक्यो जिसमें बस 2 लोगों की ही जगह थी। There are only 2 seats which are available. So gentlemen, I'll have to take your leave for this journey. क्योंकि और सारी सीट्स पर जापानीज लोगों की बुकिंग थी, इसलिए नेताजी ने हबीबुर रहमान को अपने साथी की तरह चुना और दूसरे साथियों को वेट करने के लिए कहा। आप चिंता मत कीजिए, रहमान मेरे साथ जाएगा। क्रैश करने के बाद प्लेन में आग लग गई और वो लोग जो आगे बैठे हुए थे इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, उनकी मौत हो गई उसी आग की वजह से, जबकि 7 लोग इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान वो इस क्रैश से बच गए। नेताजी की प्लेन क्रैश की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई।
कई इंडियंस के लिए ये न्यूज अनबिलीवेबल थी। उनको लगा कि ये एक तरकीब है नेताजी की एलाइड पावर से भागने की, क्योंकि नेताजी के पास एक एबिलिटी थी जहाँ वो अपना भेष बदल के भाग जाते थे। 1941 में वो कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से भाग गए थे और इवेंचुअली नाजी जर्मनी पहुंच गए थे अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते से। तो हो सकता है कि इस बार भी उन्होंने ऐसी तरकीब अपनाई होगी। सरकार वो पक्का बोस बाबू हैं कि आंख में धूल झोंक के गायब हो जाने का पैंतरा वो पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। एलाइड फोर्सेस भी श्योर नहीं थी इस बात से। हो सकता है कि नेताजी अंग्रेजों को बुद्धू बना रहे हो और कुछ टाइम बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक अटैक लॉन्च करेंगे। इसी वजह से 30 अगस्त 1945 को जापान के ऑफिशियल सरेंडर के कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने जापान को रिक्वेस्ट करी नेताजी की डेथ के बारे में एक इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए। और 3 हफ्तों बाद जापानी सरकार ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिस रिपोर्ट ने कहा कि अगस्त 18, 1945 को प्लेन क्रैश हुआ और उसी रात नेताजी की डेथ हो गई। अब अंग्रेजों को तो खुशी मिल गई इस न्यूज को सुनकर, पर कई इंडियंस इस खबर को नहीं मान रहे थे। और इसके पीछे एक और कारण था कि नेताजी के कई साथी जो साइगोन में थे उन्होंने कभी नेताजी की बॉडी देखी ही नहीं। इसके अलावा जापानीज ने भी कोई ऑफिशियल फोटोग्राफ रिलीज नहीं करी उनकी डेथ को कंफर्म करने के लिए। एक टाइम तो ये भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी ने नेताजी के परिवार को कहा कि वो श्राद्ध ना करें क्योंकि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि नेताजी अभी भी जिंदा है। इस वजह से नेताजी की मृत्यु के अराउंड जो मिस्ट्री थी वो थमी नहीं। बोस डाइड इन एन एयर क्रैश इन 1945। नहीं, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। ही वाज अलाइव। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि नेताजी इंडिया आए तो थे लेकिन छुप के। इंडिया में कई अफवाहें फैलने लगी कि नेताजी वापस आएंगे कभी इंडिया, और अंग्रेज डरे हुए थे क्योंकि जो आजाद हिंद फौज के वेटरन्स थे जिन्होंने इस फौज में हिस्सा लिया था उनके लिए समर्थन बढ़ रहा था। इसी वजह से अंग्रेजों ने रेड फोर्ट ट्रायल स्टार्ट करे जहां आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। नेताजी की डेथ के करीब 1 साल बाद एक इंडियन जर्नलिस्ट हरीन शाह फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्ट करने जा रहे थे ताइवान। वो एक रूटीन प्रेस ड्यूटी के लिए गए थे और उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो नेताजी की डेथ के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करें, पर एक चीज हुई जिसकी वजह से उनका दिमाग बदल गया। शंघाई में अपने दोस्त की खिड़की से उन्हें एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखी। ये बिल्डिंग थी कैपिटल थिएटर। हरीन शाह के दोस्तों ने बताया कि करीब 2-3 साल पहले इसी थिएटर में कई इंडियंस आए थे पूरे चाइना से, क्योंकि उस थिएटर में मौजूद थे सुभाष चंद्र बोस। और उनके दोस्त ने पूछा कि क्या तुम ताइवान नहीं जा रहे? उस समय ताइवान का नाम था फॉर्मोसा। तो उन्होंने पूछा तुम फॉर्मोसा क्यों नहीं जा रहे? अगर जाओगे तो नेताजी की डेथ के बारे में तुम्हें कुछ खबर मिल सकती है। इसके बाद हरिन को रियलाइज हुआ कि शायद वो पहले इंडियन बन जाएंगे जो फॉर्मोसा जाएंगे नेताजी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हरिन शाह फिर फॉर्मोसा गए और 1 हफ्ते में उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करी। उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, इंक्लूडिंग सान पी शाह जो नानमोन हॉस्पिटल में एक नर्स थी जहां नेताजी को लेकर जाया गया था उनके प्लेन क्रैश के बाद। उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन एक किताब में लिखी। अब कई इंडियंस ऑब्वियसली अंग्रेजों को तो ट्रस्ट नहीं करेंगे कि अंग्रेजों ने कह दिया कि नेताजी मरे तो इंडियंस ने मान लिया, पर इंडियन जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन का क्या लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया? नहीं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन इंडिया तक पहुंची ही नहीं। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन फॉर्मोसा में जरूर पॉपुलर हुई पर इंडिया में नहीं। मोस्ट लोगों को तो पता भी नहीं था कि हरिन शाह ने किया क्या और उनकी किताब किस चीज के बारे में थी। इसकी वजह से नेताजी की डेथ मिस्ट्री ही रही। अब कई लोग नेताजी की डेथ की मिस्ट्री जरूर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक चीज इसमें कुछ मिस्ट्री नहीं है, वो है कि नेताजी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारी फ्रीडम मूवमेंट में। इसके बारे में और जानने के लिए आप सुन सकते हैं शंकर सुल्तानपुर की ऑडियो बुक, जिसका नाम है क्रांतिकारी सुभाष, कुकू FM ऐप पर। इस ऑडियो बुक को 7 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना है नेताजी की जिंदगी को समझने के लिए। 4 घंटे में ही आपको नेताजी के बारे में कई चीजें पता चल जाएंगी। इसके अलावा कुकू FM ऐप पर आप कई जॉनर का कंटेंट देख सकते हो, चाहे फिक्शन हो, पॉलिटिक्स हो या फिर हिस्ट्री। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है। कुकू FM को आप हिंदी और दूसरी रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। कुकू FM ने अपने ओरिजिनल्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे भगवत गीता, समस्याओं का समाधान और हिरोशिमा नागासाकी। और आपके लिए 30% डिस्काउंट भी अगर आप मोहक 30 का कूपन कोड यूज करोगे तो। जब आप वीडियो में ब्रांड्स को सपोर्ट करते हो उसी वजह से वो ब्रांड्स हमारे साथ वापस काम करती हैं और हम ऐसी और वीडियोस बना पाते हैं। तो आपके क्लिक और सब्सक्रिप्शन से हमें भी फायदा पहुंचता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड है और अपना मंथली सब्सक्रिप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और 1950s में कई नई थ्योरीज उभर कर आई नेताजी की डेथ के बारे में। जैसे एक थ्योरी थी कि नेताजी बंगाल में एक आश्रम के साधु का रूप निभा रहे थे, कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेताजी के कई साथियों ने इस थ्योरी को प्रमोट किया एक संगठन बना के, जिसका नाम था सुभाष बड़ी जनता। इस जनता ने कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पब्लिश करी स्टोरी के बारे में और कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद नेताजी वापस इंडिया आए और उन्होंने महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार भी अटेंड किया। अब नेताजी की डेथ के बारे में तो कई थ्योरीज है, पर हमारे चैनल के बारे में बस एक थ्योरी है कि सब्सक्राइब करोगे तो हम ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरीज और पॉपुलर हो गई क्योंकि इंडियन सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। नेताजी की डेथ के बारे में ऑफिशियल इंक्वायरी की डिमांड बढ़ती गई और ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए फिर 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नेताजी के डेथ के बारे में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जाएगी। ये है शाहनवाज खान, जो आजाद हिंद फौज के एक फॉर्मर मेजर जनरल थे और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई नेताजी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। उनको जिम्मेदारी दी गई क्योंकि वो आजाद हिंद फौज में मौजूद थे और क्योंकि वो नेताजी को पर्सनली जानते थे और इंडियन सरकार मानती थी कि इसी शाहनवाज खान की रेपुटेशन की वजह से इन्वेस्टिगेशन के जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको इंडियंस मानेंगे। इसके अलावा कमेटी में मौजूद थे नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस और इंडियन सिविल सर्विस के SN मेहता। इस इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स थे वो एक मोटी सी किताब में पब्लिश करे गए जो आज भी अवेलेबल है। पर मैं आपको इस कमेटी की मेन फाइंडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कमेटी ने 67 विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने नेताजी के 5 क्लोज एसोसिएट्स को भी क्रॉस एग्जामिन किया जो नेताजी के साथ बैंकॉक टू साइगॉन की फ्लाइट में थे, इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान। और हबीबुर रहमान ने क्या कहा इस चीज के बारे में? उन्होंने अपनी सहमति दी जापानीज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। उन्होंने कहा कि जापान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही थी, पर इसके अलावा उन्होंने कई नई चीजें भी बताई। उन्होंने कहा कि नेताजी को जापानीज ने बताया था कि साइगॉन पहुंचने के बाद वो नेताजी और उनके साथियों को टोक्यो लेकर आ जाएंगे, पर साइगॉन पहुंचने के बाद उनको बताया गया कि उनके लिए कोई सेपरेट प्लेन नहीं है टोक्यो जाने के लिए। I'm Captain Kiano sir. There is a slight change in your flight plans. क्योंकि जो एलाइड पार्ट्स थी उन्होंने जापानीज को इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनके परमिशन के बगैर जापानीज कोई भी प्लेन नहीं उड़ा सकते। पर एक प्लेन था जो साइगॉन से टोक्यो जा रहा था, उसमें 11 जापानीज थे और एक जगह थी नेताजी के लिए। नेताजी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। What kind of choice is this, Captain Kiano? How can I go alone leaving my team behind? उन्होंने कहा कि उनके सारे साथी एक साथ जाएंगे टोक्यो, पर उनके साथियों ने नेताजी को कहा कि आप हमारा वेट मत करो, आप टोक्यो पहले जाओ। जिसके बाद नेताजी ने जापानीज को रिक्वेस्ट करी कि वो अपने साथ एक साथी को लेकर जाना चाहते हैं। हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। नेताजी हबीबुर के साथ 2 सूटकेसेस लेकर प्लेन पर चढ़े। इन सूटकेसेस में थी कीमती चीजें जिससे नेताजी अपनी आर्मी फंड करना चाहते थे। साइगॉन से फिर ये प्लेन गया तुरान, जिसको आज हम डनांग बोलते हैं वियतनाम में। ये एक स्टॉप ओवर था और 17 अगस्त की रात सभी पैसेंजर्स इधर ही रुके। जब पैसेंजर्स इंतजार कर रहे थे, पायलट ने मशीन गन्स, एम्यूनेशन और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो प्लेन से अटैच थी उनको हटाया प्लेन का वजन कम करने के लिए। अगले दिन दोपहर प्लेन ताइपे पहुंचा, जहाँ प्लेन को रिफ्यूल किया गया और फिर ये प्लेन वापस बढ़ा। प्लेन में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो चेंज नहीं हुआ। 2 पायलट्स के साथ 4 क्रू मेंबर्स फ्रंट पर थे, एक जापानीज जनरल उनके पीछे राइट पर, नेताजी पेट्रोल टैंक के पास जनरल के साइड में बैठे हुए थे और हबीबुर नेताजी के पीछे। ये प्लेन ताइपे से चढ़ाई था और बस 20-30 मीटर की हाइट ली थी। ये एक धमाका हुआ एयरप्लेन में। प्लेन का लेफ्ट प्रोपेलर गिर गया और प्लेन नोज डाइव करने लगा और ये प्लेन क्रैश हो गया। क्योंकि नेताजी पेट्रोल टैंक के साइड में थे, उनकी पूरी बॉडी पेट्रोल से कवर्ड थी। जब वो क्रैश प्लेन से बाहर निकले, उन पर आग लगी हुई थी। बहुत मुश्किल से हबीबुर ने नेताजी के कपड़े निकाले और उनको जमीन पर रखा। हबीबुर के भी हाथ जल गए थे पर उनके कपड़ों पर आग नहीं लगी थी। कुछ देर बाद नेताजी के साथ दूसरे घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। ये वही हॉस्पिटल है जिसके बारे में हरीन शाह की रिपोर्ट में एक नर्स ने बात करी थी, नानमोन हॉस्पिटल। नेताजी की कंडीशन सबसे ज्यादा सीरियस थी, उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योशिमी ने कहा कि उनको नहीं लगता कि नेताजी अगले दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। क्या ये बच पाएंगे? बदकिस्मती से नहीं। उन्होंने ट्रीटमेंट जरूर करी नेताजी की, पर नेताजी बच नहीं पाए। हबीबुर, डॉक्टर योशिमी और 2 नर्सेज थी जो नेताजी के साइड में थी जब नेताजी की डेथ हुई।
अपनी टेस्टिमनी में सबूत दिखाने के लिए हबीबुर रहमान ने अपने जले हुए हाथ भी दिखाए। इसी वजह से शाहनवाज कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश से ही हुई 18 अगस्त 1945 को। कमेटी ने कहा कि नेताजी का अंतिम संस्कार 2 दिन बाद अगस्त 20 को हुआ और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी टेम्पल में रखी गई। अब अगर सरकार की ऑफिशियल कमेटी का ये कंक्लूजन था तो नेताजी की डेथ के बारे में जो भी कंट्रोवर्सी थी वो बंद हो जानी चाहिए ना। नहीं, वो बंद हुई नहीं और इसके पीछे एक कारण था। ये रिपोर्ट सबमिट होने ही जा रही थी कि कुछ दिन पहले नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट में साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना मन बना दिया है कि नेताजी की डेथ कैसे हुई थी और वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शाहनवाज खान को इन्वेस्टिगेशन लीड करने के लिए बोला, क्योंकि उनकी और जवाहरलाल नेहरू की सोच एक समान थी। अब उन्होंने साइन जरूर नहीं किया, पर शाहनवाज खान और एस.एन. माइत्रा ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करी, जिसको सितंबर 1956 में एक्सेप्ट कर लिया गया। पर 1 महीने बाद नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने एक दूसरी रिपोर्ट सबमिट करी, जहां उन्होंने कहा कि कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट नहीं हुआ था और नेताजी की मौत नहीं हुई है। 10 साल बाद 1966 में सुरेश चंद्र बोस ने कहा कि उनके भाई मार्च में लौट आएंगे। अब नेताजी वापस तो आए नहीं, पर सुरेश चंद्र बोस की वजह से लोगों के दिमाग में भी एक डाउट पड़ गया कि क्या नेताजी की डेथ एक एक्सीडेंट से हुई भी थी या नहीं। शाहनवाज रिपोर्ट की आलोचना भी हुई, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम कभी ताइपे नहीं गई जहां प्लेन क्रैश हुआ था। अब इसके पीछे ये कारण था कि इंडिया और ताइवान के तब कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं, पर इसके बावजूद आप बोल सकते हो कि बिना ताइवान जाए क्या कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकती है। और फिर नेताजी के बारे में कई अफवाहें स्टार्ट हुई। ये है जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत रशिया के प्रीमियर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1960s में एक अफवाह स्टार्ट हुई कि नेताजी एक्चुअली किसी तरह सोवियत यूनियन पहुंच गए, पर जहां नेताजी सोवियत यूनियन गए थे अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए, जोसेफ स्टालिन ने एक्चुअली उनको जेल में भेज दिया। इस थ्योरी के हिसाब से नेताजी को साइबेरिया के एक जेल में रखा गया, उधर उनका टॉर्चर हुआ और फिर उनको मारा गया। पर सोवियत यूनियन ऐसा करेगा क्यों? इस थ्योरी के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू को डर था कि अगर सुभाष चंद्र बोस इंडिया वापस आ जाएंगे तो उनकी पोजीशन का क्या होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत पॉपुलर थे इंडिया में। इसलिए नेहरू के ऑर्डर्स पर जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को मार दिया और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू सभी को बता रहे थे कि नेताजी की मौत एक एयरप्लेन क्रैश में हुई। अब ये थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, पर शाहनवाज रिपोर्ट पर इतना दबाव था कि सरकार को वापस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी। ये है समर गुहा, जो वेस्ट बंगाल की कोंटाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीते थे 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में। पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच में उन्होंने वादा किया कि वो नेताजी की डेथ के बारे में वापस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और 350 से ज्यादा एमपीज का साइन मांगा, जिसके बाद ये डॉक्यूमेंट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया। जिस वजह से 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस जी.डी. खोसला को जिम्मेदारी दी इन्वेस्टिगेशन की और समर गुहा को जिम्मेदारी दी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की। अब शाहनवाज कमीशन ताइवान नहीं गई थी, पर जी.डी. खोसला और समर गुहा दोनों ताइवान गए इसके बारे में जांचने के लिए। माना जाता है कि खोसला कमीशन ने हर चीज करने की कोशिश करी ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ हो। समर गुहा उस अस्पताल भी गए जहां नेताजी की डेथ हुई थी और उनकी अंतिम संस्कार की जगह भी गए। 4 साल में जी.डी. खोसला ने 200 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और ताइवान के अलावा जापान, सिंगापुर, साइगोन और इंडोनेशिया भी गए। वो बोला जाता है कि जस्टिस खोसला ने बहुत धैर्य से काम किया और अजीब से अजीब थ्योरी सुनी। अमेरिकन हिस्टोरियन लेनर्ड गॉर्डन ने एक बार लिखा कि शोलापुर में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक एजेंट ने जस्टिस खोसला को बताया कि उनको नेताजी डायरेक्ट मैसेजेस भेजते हैं। कई और चीजें बताई गई जस्टिस खोसला को, जैसे एक व्यक्ति ने उनको बताया कि 24 दिसंबर 1956 को उन्होंने नेताजी को मॉस्को के क्रेमलिन में जाते हुए देखा। दूसरे लोगों ने फोटोज दिखाई जहां नेताजी एक मंगोलियन ट्रेड डेलीगेशन के साथ चाइना जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी जांच करने के बाद भी जस्टिस खोसला का कंक्लूजन शाहनवाज कमेटी के कंक्लूजन जैसा ही था कि नेताजी की डेथ एक एयरप्लेन क्रैश में हुई। तो अब तो अफवाहें बंद हो जाएंगी ना? नहीं, अभी भी बंद नहीं हुई और उसके पीछे कारण था इमरजेंसी। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। The emergency provides us a new opportunity to go ahead with our economic task.
समर गुहा वही बंगाली एमपी जिन्होंने वादा किया था पार्लियामेंट में कि वो नेताजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो खोसला कमेटी का भाग थे, पर बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने समर गुहा को अरेस्ट कर दिया और रोहतक के जेल से उन्होंने ये किताब लिखी। और उन्होंने भी वही चीज कही जीडी खोसला के बारे में जो चीज कही थी सुरेश चंद्र बोस ने शाहनवाज खान के बारे में, कि उन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी अपनी इन्वेस्टिगेशन में। जेल से बाहर निकलने के बाद भी समर गुहा ने कहा कि वो कमीशन की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं करते। और इसी समय एक और थ्योरी पॉपुलर हो रही थी। नेताजी एक साधु के भेष में रह रहे थे उत्तर प्रदेश में। समर गुहा खुद कई बाबाओं से मिले इसके बारे में जांच करने के लिए। अब ये थ्योरी बहुत पॉपुलर नहीं थी, पर नेताजी के डेथ के बारे में कुछ लोगों के दिमाग में फिर डाउट आ गया जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने तीसरा कमीशन सेटअप किया इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये था मुखर्जी कमीशन। और जहाँ पहले दो कमीशंस ने कहा था कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है, मुखर्जी कमीशन ने कहा कि ये गलत है। ये हैं जस्टिस मनोज मुखर्जी और उनको जिम्मेदारी दी गई नेताजी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई और उन्होंने कहा कि नेताजी की अस्थियां किसी जापानीज मंदिर में भी नहीं है। जस्टिस मुखर्जी ने 3 आर्गुमेंट दिए इस चीज के लिए। उनका पहला आर्गुमेंट था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक एयरप्लेन नोज डाइव करता है, पायलट, क्रू और नेताजी मर जाते हैं पर दूसरे लोग बच जाते हैं। उनका दूसरा आर्गुमेंट था कि ताइवान में सेंट्रल डेली न्यूज ने नेताजी की डेथ के बारे में कोई खबर नहीं बोली थी अगले दिन। तीसरा आर्गुमेंट था कि नेताजी का कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। अब ये 3 आर्गुमेंट्स आपको सही लगेंगे पर इन सभी आर्गुमेंट्स के काउंटर हैं। अगर हम पहले आर्गुमेंट की बात करें तो कई इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया है कि प्लेन 20 से 30 मीटर की ऊंचाई से गिरा था, जिसका मतलब है कि मुमकिन है कि कुछ लोग की मौत हो जाए क्रैश में पर कुछ लोग बच जाए। दूसरे आर्गुमेंट की बात करें तो जस्टिस मुखर्जी ने ये मान लिया कि उस एरिया में सेंट्रल डेली न्यूज मेन न्यूज़पेपर था, पर इनफैक्ट शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे ताइवान दीदी शिम्पाओ और ताइवान नीची नीची शिम्बुन लोकल न्यूज़पेपर से जिन्होंने नेताजी की डेथ के बारे में रिपोर्ट किया था। तीसरे आर्गुमेंट के बारे में ये बोला जाता है कि उस समय जापान वर्ल्ड वॉर 2 हारा था, पूरे देश में बहुत कंफ्यूजन था, इसी वजह से उनके लिए बहुत जरूरी नहीं था कि वो किसी फॉरेन लीडर की डेथ रजिस्टर करें। अब इन सारे काउंटर आर्गुमेंट्स के बावजूद जस्टिस मुखर्जी की वजह से कई लोग ये नहीं मानते कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। इसी वजह से कई लोग इस थ्योरी में विश्वास करते हैं। ये है ऑथर अनुज धर और वो जिम्मेदार है नेताजी के बारे में एक थ्योरी को पॉपुलर बनाने के लिए। और वो थ्योरी क्या कहती है कि नेताजी की मृत्यु कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई, बल्कि वो भगवान जी नाम के एक साधु बन गए हैं और 1985 तक जिंदा थे। ये सब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। वो ये भी कहते हैं कि इंडियन सरकार ने नेताजी की मृत्यु के बारे में झूठ बोले हैं। 2005 के फरवरी या मार्च, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के थे बहुत टाइम से, 5-6 महीने से। उसने खुल्लम खुल्ला बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, ये सरकार का व्यू है। बाद में ये लोग पलट गए। उन्होंने कहा कि एक इंडियन सरकारी कर्मचारी ने कैलकाटा हाई कोर्ट में उनको बताया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। इस थ्योरी को बताया जाता है गुमनामी बाबा की थ्योरी। अनुज धर कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन सरकारी ऑफिशियल्स और फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स के जरिए हुई है। मुझे मालूम था कि अगर आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको गवर्नमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, IB, रॉ, ये स्पेसिफिक के लोगों से पूछता था। पर इस गुमनामी बाबा थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। अगर नेताजी एक बाबा थे उत्तर प्रदेश में तो वो ये बात छुपा के क्यों रखेंगे? धार कहते हैं कि इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाएगा इंडिया पर। मेरा निकलना देश हित में नहीं है। अगर मैं निकला या बाहर आता हूं तो इस देश पे बहुत से सैंक्शंस लगेंगे यूनाइटेड नेशंस के, जो आप हिंट कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल में। और उस सैंक्शंस की वजह से या उन प्रेशर्स की वजह से देश की जनता को बहुत तकलीफ होगी। तो उन्होंने छूटते ही आंसर दिया कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। पर ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि दूसरे देश दबाव क्यों डालेंगे इंडिया पर अगर नेताजी जिंदा निकले। धार कहते हैं कि भगवान जी, एक बाबा जिनसे वो मिले, वो इतने नॉलेजेबल थे, उनको वेस्टर्न लिटरेचर, फिलोसफी, सिक्योरिटी मैटर्स और जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता था। गुमनामी बाबा आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है उनकी, खासकर अंग्रेजी की, बड़े क्लियरली बोलते थे। और ज्यादातर लोगों ने बोला कि उनके बात करने का जो कंटेंट था वो इतना हाई लेवल का था कि आधी बात हमारे सर के ऊपर से निकल गई।
तो उनके दिमाग में कोई डाउट है ही नहीं कि वो बाबा नेताजी ही थे। अब आप समझ सकते हो कि ये आर्गुमेंट फुल प्रूफ नहीं है। बस अगर किसी बाबा को जियोपॉलिटिक्स और वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में पता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नेताजी हो गए। प्रॉब्लम ये कि धार ने कोई एविडेंस नहीं दिया है अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। वो उल्टा कहते हैं कि उन्होंने मुखर्जी कमीशन से इंस्पिरेशन लिया है, पर जस्टिस मुखर्जी ने ये जरूर कहा था कि नेताजी की डेथ कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई, पर उन्होंने इस गुमनामी बाबा थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो अब इतनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये नई थ्योरी आती रहती है, पर सवाल है कि लोग इन थ्योरीज में क्यों मानते हैं। आपको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी में कॉमन क्या है? वो दोनों रशियन कैप्चर थ्योरी में विश्वास करते हैं। Told the stenographers to write to Attlee and say that rascal Stalin has just informed me that he's got Subhash Chandra Bose in his custody, probably for blackmail, and therefore I want to tell you that he is a war criminal not for us but for you. कि नेताजी को जोसेफ स्टालिन ने कैप्चर कर दिया और फिर मार गिराया, पर इंडियन सरकार भी इस थ्योरी को रिजेक्ट करती है। इनफैक्ट 2016 में उन्होंने सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई कर दिए थे नेताजी से रिलेटेड। अगले साल नेताजी की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें खुलेंगी। बोस परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया, यानी नेताजी की मौत से जुड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। जिसने बताया कि 10 सरकारी इन्वेस्टिगेशंस का सेम कंक्लूजन था कि नेताजी की डेथ हुई थी ताइवान के एक प्लेन क्रैश में। बस मुखर्जी कमीशन इस कंक्लूजन से अग्री नहीं करते थे, पर उन्होंने भी ये नहीं बताया कि नेताजी के साथ हुआ क्या। 1946 में हरिन शाह ने लिखा था कि लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे नेताजी की डेथ के बारे में, और ये आज भी सच है। इसके पीछे बस एक कारण है कि हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद है। अब अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं कि नेताजी की डेथ एक एयरप्लेन क्रैश में हुई थी, तो कितने लोग उस वीडियो को देखेंगे? पर अगर मैं वीडियो बनाऊं कि नेताजी एक गुमनामी बाबा बन गए उत्तर प्रदेश में, तो उस वीडियो में लाखों व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि हम में से कई लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने में मजा आता है। हम लोग ये विश्वास कर ही नहीं सकते कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हो सकती है। कोई ना कोई साजिश होगी जिसकी वजह से वो मरे होंगे। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन, वो ऐसी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देता जिस पर हम कंट्रोल ना कर पाए, जैसे एक्सीडेंट्स। और ये हमने बस नेताजी के केस में नहीं देखा, ये हमने श्रीदेवी की डेथ में भी देखा था। वो जानती थी सेहत की कीमत, आखिरी पलों में भी बेहद खुश थी श्रीदेवी। फिर अचानक कैसे आई मौत, चांदनी की मौत का राज। इसी वजह से चाहे नेताजी हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो, कितनी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस हो जाए, पर अफवाहों का सिलसिला थमेगा नहीं। इस अफवाह का बस जनता पर असर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों के परिवार पर भी पड़ता है। नेताजी के खुद के परिवार में कुछ लोग मानते थे उनकी डेथ को और कुछ लोग नहीं, पर करीब 70 साल बाद उनके परिवार ने भी ये बात मान ली है कि उनकी मृत्यु एक एयरप्लेन क्रैश में हुई थी। और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग भी यही चीज मान लें। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम 100% विश्वास करें हर सरकारी इन्वेस्टिगेशन में, पर अगर हम डिसाइड करते हैं कि सरकारी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, तो उस चीज के लिए हमें ठोस सबूत देना होगा, क्योंकि अफवाह फैलाना आसान है, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं येटी की, कि क्या येटी एक्चुअली मौजूद है। इस वीडियो को जरूर देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कोको FM, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।